जय हिंद साथियों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा व समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस सेगमेंट के बायोलॉजी सेगमेंट में एक टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे साइंस में बायोलॉजी टॉपिक का बहुत ही कोर टॉपिक होता है। और आपका जो पीसीएस का एग्जाम है, चाहे आरओ का एग्जाम है, चाहे कोई भी अदर एग्जाम है, जिसमें टारगेटेड प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। अगर आपने इसकी सही से स्टडी नहीं की है तो आप इस टॉपिक से जो उठने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र के माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। साथियों, आपको पता है कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड सिंप्लीफाई फूड में टूट जाना, यानी कि जो जटिल पदार्थ है, जटिल भोज्य पदार्थ है, उसका सरलीकरण हो जाना, यानी कि एक तरीके से छोटे अवयवों में टूट जाना। इसी को हम कहते हैं पाचन की प्रक्रिया। समझ रहे हैं? इसमें सबसे पहले हम माउथ में डाइजेशन को हम लोग देखते हैं। माउथ में अगर हम डाइजेशन की बात करें तो आप देख कर डायग्राम समझ गए हैं। माउथ में तीन चीजें अवेलेबल हैं, तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो पहला टीथ, टूथ जिसे आप कह रहे हैं। दूसरा साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं टीथ का स्ट्रक्चर है और टंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टंग के स्ट्रक्चर के बारे में और यहां पर स्लैवरी ग्लैंड्स हैं। चूंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका रोल क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया सबसे पहले हम टीथ के बारे में बात करेंगे। आपको यहां पर मैं बता दे रहा हूं, यहां पर माउथ में यानी कि साथियों मुख में तीन चीजें पाचन में सहायता करती हैं। नंबर एक टीथ, बोले तो दांत। दूसरा है साथियों टंग यानी कि जिह्वा। और तीसरा है सलाइवा यानी कि लार। और हम बात करेंगे सबसे पहले, समय ना गंवाते हुए, दांत पर, टीथ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग दांत पर बात करते हैं। अगर साथियों हम दांत की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे टीथ का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो टीथ का स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर मोटा मोटा हम लोग देखें तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं साथियों रूट। यानी कि ये जड़ है और ये सिक है। ये चीज क्लियर हो रही है? यानी कि क्राउन और रूट। अब ये साथियों जो क्राउन वाला पार्ट है, अगर इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक व्हाइट कलर की कवरिंग लगी होती है। यहां पर व्हाइट कलर की कवरिंग लगी होती है और ये जो व्हाइट कलर की कवरिंग होती है साथियों, ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। दैट इज कॉल्ड इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। हिंदी में इसे दंत वल्क कहते हैं। साथियों इसमें सबसे बड़ा रोल कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होता, ये ध्यान में रखना। कई लोग फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि दंत वल्क या फिर इनेमल का सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ा अवयव क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट पहला ऑप्शन होता है, लोग यही लगा देते हैं जो कि गलत है। सबसे बड़ा अवयव है कैल्शियम फॉस्फेट, इसका ये ध्यान में रखना। तो इनेमल ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है और शरीर का सबसे कठोर भाग है, जिसे हम मतलब जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर देखिए
पूरा दांत का स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है। सबसे ऊपरी कवरिंग ये जो कि मैंने बताया व्हाइट कलर की है, इनेमल है। इसके नीचे एक प्रोटीन, आपसे अगर पूछा जाए दांत की प्रोटीन क्या है तो आप डेंटिन प्रोटीन बताइए। ये डेंटिन प्रोटीन है, उसके जस्ट नीचे साथियों ये डेंटिन प्रोटीन नीचे की ओर धंसा भी होता है। अगर इसमें रूट की बात करते हैं तो रूट में आप देख सकते हैं, रूट में ये वाला हिस्सा जो है यहां पर ये वाला, यानी कि हाँ ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हल्का ब्राउनिश कलर का आपको दिख रहा है, ये सीमेंटम कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? सीमेंटम। यहां देखो लिखा हुआ है टीथ सीमेंट, यानी कि सीमेंट आप याद कर सकते हैं, सीमेंटम इसको कहते हैं। तो जड़ वाला जो भाग होता है साथियों, उसमें सबसे जैसे दांत का जो जड़ वाला भाग है जो मसूड़े के अंदर है, उसकी सबसे बाहरी कवरिंग ही सीमेंटम कहलाती है। जबकि बाहर अगर देखोगे तो सीमेंटम नहीं है, वो इनेमल है, व्हाइट कलर की कवरिंग है। उससे जस्ट नीचे डेंटिन है, और यहां इनेमल से नीचे डेंटिन है। ध्यान में रखना इस बात को। यानी कि अगर आप दांत का ओपन हिस्सा देखते हो तो ऊपर इनेमल है, उसके नीचे डेंटिन है, उसके बाद पल्प कैविटी है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स जाते हैं, यानी कि रुधिर वाहिकाएं जाती हैं, और इस ब्लड में दांत को क्या कर रही हैं? जीवन प्रदान कर रही हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए दांत क्या हमारे शरीर का जैविक भाग है, यानी कि जीवित पार्ट है, यानी कि लिविंग पार्ट है, तो आपको बोलना है यस। अगर शरीर के अंदर है तो वो जीवित पार्ट है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हो रही है भैया। समझ रहे हैं कि नहीं? पल्प कैविटी के नाम से इसको ना, सॉफ्ट पल्प यहां लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना, इनेमल के जस्ट नीचे डेंटिन होता है। पूछा जाए सीमेंटम किसका भाग है, वो भी टीथ का ही पार्ट है, जो कि किसके अंदर? मसूड़े के अंदर, गम्स के अंदर धसा होता है, एम्बेडेड है। ये बात समझ में आया? तो आपने टूथ एनाटॉमी आपने देख लिया, इनेमल, डेंटिन, पल्प कैविटी वगैरह। ये जो रूट है आप ये देख रहे हैं, इसी के माध्यम से ब्लड का संचार यहां पर होता है। ये तो आपने संरचना देख ली। क्या टाइप्स के बारे में आप जानते हैं कुछ? चलिए हम लोग टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो साथियों ध्यान में रखना, ये जो टीथ है ना, ये दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर। समझ रहे हैं? अगर हम ओरिजिन के बेस पर देखते हैं तो ये दो टाइप के हैं साथियों। एक होता है मिल्क टीथ, दूध के दांत, आपने सुना होगा। दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ। ये दूध के दांत हैं और ये स्थायी दांत हैं, ध्यान रखना। अब ये जो मिल्क टीथ होते हैं साथियों, ये 20 नंबर में होते हैं और 6 to 7 मंथ पर जन्म लेते हैं, और कब तक रहते हैं साथियों? 6 to 7 ईयर्स तक। जबकि परमानेंट टीथ की बात करें तो ये 6 to 7 ईयर्स पर आ जाएंगे, और कब तक रहेंगे? आजीवन। या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट कर रहे हैं आप? पतंजलि कर रहे हैं, कोलगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी कि यहां लिखा जाता है लाइफ टाइम। लेकिन अब आपकी मजबूती पर, आपके केयर, आप कैसा दांतों का केयर कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इनकी संख्या साथियों 32 होती है। समझ रहे हैं? 20 दांत दूध के दांत होते हैं, जब ये हटते हैं तो 32। ऐसा भी नहीं होता कि अचानक ये दूध के दांत हट जाएं और अचानक परमानेंट टीथ आ जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे करके 20 से 25 साल तक आते रहते हैं, लेकिन इनका जो समय पीरियड है 6 to 7 ईयर से लाइफ टाइम बोला जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ओरिजिन के बेस पर। साथियों जब हम वर्क के बेस पर बात करते हैं तो आपने सुना होगा दांत कुछ काटने वाले, कुछ चबाने वाले, इस टाइप में। तो इसमें 4 दांत हैं, जैसे कि इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। आपको हिंदी में अगर बात करें तो ये कृंतक है, ये साथियों रदनक है, और ये अग्रचवर्णक है, और ये साथियों चवर्णक है।
कृंतक का काम है कुतरना, काटना। रदनक का काम है चीरना, फाड़ना। ठीक है। प्रीमोलर और मोलर का काम है चबाना, च्युइंग करना। तो कैनाइन क्या कर रहा है? टीयरिंग, पियर्सिंग कर रहा है। इंसीजर क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक तरीके से ये जो दांत हैं ये वर्ग के बेस पर बांटे गए हैं। ये बात समझ में? जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो हंसता है तो पहला दांत जो दिखता है साथियों कौन सा दांत होता है? तो इंसीजर है। कंफ्यूज आप तब हो जाएंगे जब आपसे पूछा जाए जो दांत हाथी के होते हैं बाहर निकले हुए वो कौन से दांत होते हैं, तो आप कहोगे वो नुकीले हैं भाई, चिड़ते फाड़ते होंगे यानी कि कैनाइन, लेकिन वो यूजलेस हैं। समझ रहे हैं? वो विशेषकर कौन से दांत हैं? इंसीजर। इन्हीं का मॉडिफिकेशन है। समझ रहे हैं? दूसरा जो चूहा गिलहरी है इनके दांत कैसे होते हैं? आप देखते हैं ना चूहा गिलहरी दांतों को कुतरते रहते हैं, दांतों से कुछ काटते रहते हैं। असल में होता क्या है, इनकी गलती नहीं है, बनाने वाले की गलती है। अब बनाने वाले की गलती भाई हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर ये दांतों को कुतरे ना या दांतों को घिसे ना तो इनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, और वो भी साथियों इंसीजर दांत ही हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। यानी कि दांत ही नहीं, मतलब मुख ही नहीं बंद होगा। आप सोच के देखिए, इंसीजर इतनी तेजी से बढ़ रहा तो बेचारे करें क्या? घिसना इनकी मजबूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सारे दांत हैं। अब इनका अगर डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे, डेंटल फॉर्मूला, तो साथियों यहां डेंटल फॉर्मूला ध्यान में रखना। यहां डेंटल फॉर्मूले की बात किया जाए तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये चाइल्ड है, दूसरा ये एडल्ट है, इसके दो पार्ट कर दो। अपर जॉ तो ये है ही है, अपर हाफ जा ये हो जाएगा, अपर हाफ जा, लोअर हाफ जा, लोअर हाफ जा, ये ऐसे इसके भी दो पार्ट कर दो। यहां आप जानते हो जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सेट कर दे। अब देखो मैं यहाँ हिंदी नाम यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर डायग्राम थोड़ा कठिन हो जाएगा। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है। अब इसका साथियों फॉर्मूला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का 2102। समझ रहे हैं? 2102 जरा यूज करके आप खुद देख लीजिए। यहां 2 है, 102, 2102, ये चाइल्ड का फॉर्मूला है 2102, 2102। आप देखिए जरा जोड़िए इसमें। अपर हाफ जा में यानी कि ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है? 5। यहां भी कितनी है? 5। भाई 2 2 4 1 5। यहां भी कितनी है? 5। यहां भी कितनी है? 5। 5 चौको 20। यानी कि मैंने जो बताया था चाइल्ड में 20 दांत, जो 6 to 7 मंथ से 6 to 7 ईयर्स तक रहते हैं, वो 20 ही तो थे। अब ऊपरी आधे जबड़े में कोई पूछे तो क्या बताओगे? 5। नीचे आधे जबड़े में 5। पूछा जाए कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है, तो साथियों प्रीमोलर नहीं होता। समझ रहे हैं कि नहीं? पूछा जाए मोलर दांतों की संख्या कितनी है, तो ये ऐसा नहीं है कि 2 आप गिन दोगे, 2 चौके 8, क्योंकि 4 पार्ट इसके किए हैं ना, तो इसका फॉर्मूला है 2102। ध्यान में रखना। जबकि इसका फॉर्मूला है साथियों 2123। समझ गए? 2123 है। यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जरा देखिए 2123, 2123, 2123, 2123, जरा जोड़िए। दांतों की संख्या कितनी हो गई? यहां 8 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, यहां भी 8, यहां भी 8, 8 चौको 32। यानी कि दांतों की संख्या कितनी हो जा रही है? 32। अब आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोलर टीथों की संख्या कितनी है, तो 3 चौके 12। अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए अपर हाफ जा में मोलर दांतों की संख्या, तो आप 3 ही बताएंगे। करेक्ट। टोटल दांतों की संख्या कितनी है? 32, जो कि मैंने कहा था 6 to 7 ईयर के बाद 32 दांत, है ना? कितना आसान है, आप देखिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं कितने दांतों की संख्या कितनी है बच्चों में और एडल्ट में। ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। मनुष्य में साथियों दांत जो होते हैं 2 बार जन्म लेते हैं, ठीक है ना? इसीलिए डाइफाइओडोंट बोला जाता है, यानी कि द्विदंती। द्विदंती का मतलब यहां ये नहीं है 2 दांत,
डाइफाइओडोंट का मतलब 2 बार दांत, समझ गए। दूसरा साथियों, मनुष्य के दांत को हेट्रोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती, यानी कि समदंती नहीं है, एक ही टाइप के दांत नहीं है। आप देखो ना, हेट्रोजीनस नेचर के हैं, कोई काटने वाला है, कोई चबाने वाला है, कोई इस तरीके से अलग अलग दांत है, तो हेट्रोडोंट बोला जाता है, या विषम दंती। ये बात क्लियर है। तो आपने दांतों की संरचना देखा, दांतों का एक तरीके से कैसे इसका रीअरेंजमेंट है, इसको आपने देख लिया। दूसरा आपने क्या देखा कि कैसे ये दांतों की संख्या किसमें कितनी है ये निर्धारित किया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये दांतों की संख्या आपने बड़ी अच्छे तरीके से जान लिया कैसे दांत है। अब साथियों हम बात करेंगे टंग पर, ठीक है। अगर हम टंग पर बात करें तो यहां पर टंग से अगर क्वेश्चन बनता भी है, यहां पर यह विशेष ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो हम नीट की तैयारी करने लगे, मार्क एकदम जोश में आए नहीं कि नीट, भाई देखो वो नीट है, एमबीबीएस करने वो जाएंगे, तो हमें 11th-12th की एनसीईआरटी नहीं चाहिए, हमें 9th-10th की एनसीईआरटी हमारी मजबूत होनी चाहिए। समझ रहे हैं? इतना झोंक के ना पड़िए कि मतलब कुछ ज्यादा ओवर हो जाए, आयोग पता लगा पीछे पीछे हम आगे आगे ही रहें, कोई मतलब नहीं है, हमें आयोग के अंदर जाना है ना, तो ये ध्यान में रखना। अब यहां पर अगर हम टंग की बात करें साथियों, तो यहां टेस्ट बड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर टंग जो होता है ये टंग किस पार्ट से अटैच्ड होता है? तो ध्यान में रखिए, एक मसल्स होती है जिसका नाम है साथियों फ्रेन्यूलम। जैसे ये टंग है तो ये किस बेस पर जुड़ी हुई है, इसका नाम है साथियों फ्रेन्यूलम, ठीक है ना, ये है फ्रेन्यूलम। तो आज के बाद कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो किस मसल्स के द्वारा ये आपका जो टंग है ये कनेक्टेड होता है, तो आप बताओगे क्या? फ्रेन्यूलम। दूसरा, अगर इस टंग में टेस्ट बड्स की बात करें साथियों, टेस्ट बड्स की बात करें तो ध्यान में रखना, जैसे टंग में यहां पर देखोगे तो स्वीट, मीठे का स्वाद मिलता है, यहां पीछे साइड में देखोगे तो बिटर, तीखे का स्वाद मिलता है, यहां पर देखोगे तो साल्ट, बोला जाए तो नमकीन, सॉरी, यहां आपको मिलेगा सॉर, खट्टा, और यहां पर साथियों मिल जाएगा सॉल्ट, यानी कि नमकीन। टेस्ट बड्स बीच में नहीं होती, ये ध्यान में रखना, टेस्ट बड्स बीच में नहीं होती, यहां होती हैं बिटर, यहां स्वीट, यहां सॉल्ट, यहां सॉर, समझ गए, पीछे, यानी कि डार्सल पोर्शन, फोर पार्ट, हाइंड लैटरल पार्ट, जैसे ये बोलेंगे हाइंड लैटरल पार्ट, यानी कि पश्च पार्श्व भाग कहेंगे, इसको कहेंगे अग्र पार्श्व भाग, समझ गए। दूसरा एक चीज, ये तो टेस्ट बड से क्वेश्चन आ गया। दूसरा साथियों एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप टंग को साफ करते हैं, यानी कि टंग क्लीन करते हैं, तो आप देखते हैं इसमें उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, अगर यहां पर विशेष आपको शायद ना दिख रहा हो, इन्हें हम बोलते हैं पैपिली। ये बात समझ रहे हैं? इसका नाम है पैपिली। जैसे आप टंग को साफ करते हैं तो आप देखेंगे उभरे उभरे, या फिर आपको छाला वगैरह हो जाए तो उसमें बहुत स्पष्ट दिखते हैं, उसमें एक तरीके से उभार नजर आता है। जैसे मान लीजिए ये टंग है तो इसमें एक उभार इस तरीके से नजर आता है पूरे टंग पे। तो ये टेस्ट बड्स नहीं है, टेस्ट बड्स आपके डार्सल पोर्शन पर होती हैं, यानी कि निचली लेयर में होती हैं, ऊपरी लेयर में आपकी टेस्ट बड्स होती हैं। समझ में आ रहा है? और टेस्ट बड्स की संख्या अगर देखा जाए तो साथियों 4 होती है, 4 टाइप के टेस्ट वो पैपिलीज होती हैं, जिसमें से बस आप ये याद रख लीजिए, जैसे फंगी फॉर्म या फंगी फॉर्म पैपिली, और दूसरे होते हैं फिल्ली फॉर्म पैपिली। ध्यान में रखना, ये पीसीएस आरओ की क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, फिल्ली फॉर्म पैपिली। ये जो फंगी फॉर्म पैपिली होती हैं साथियों, ये लार्जेस्ट पैपिली होती हैं, और फिल्ली फॉर्म जो पैपिली होती हैं ये स्मॉलेस्ट पैपिलीज होती हैं, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है कम होती है, छोटी होती है, जबकि फंगी फॉर्म पैपिली बड़ी होती है। और साथ में ये जो फिल्ली फॉर्म पैपिली है, छोटी होने के साथ साथ इसमें कोई टेस्ट बड्स, इसके पास कोई टेस्ट बड्स नहीं होता है। ये बात समझ में आए? तो एक तरीके से आपने ये जान लिया कितने टाइप के पैपिलीज होते हैं।
4 टाइप के पेप्लीज होते हैं, हमें याद ये रखना है कौन सी बड़ी होती है, तो फंगीफॉर्म पेप्ली। सबसे छोटी कौन सी होती है, फिलीफॉर्म पेप्ली। किसके पास कोई टेस्ट बड्स नहीं होता, तो फिलीफॉर्म पेप्ली के पास कोई टेस्ट बड्स नहीं होता। ये बात क्लियर है। जबकि फंगीफॉर्म पेप्ली के पास टेस्ट बड्स होते हैं। अब ये जो टंग है, ये किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, फ्रेनुलम पार्ट से, ये ध्यान में रखना। तो इससे बेसिकली क्वेश्चन ये बन जाते हैं टेस्ट बड्स, और कैसे, टेस्ट बड्स से और पेप्ली से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। आप ये देखते हैं कि जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं, अगर उनको खाना दो तो तुरंत बता देंगी इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है। उनके पास जो टेस्ट बड्स की संख्या होती है वो मेल की संख्या की अपेक्षा ज्यादा होती है। समझ गए। इसीलिए उनको स्वाद के बारे में देखिए, बहुत आप जैसे बतासे की दुकान पे देखेंगे तो लड़कियों की भीड़ ज्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक तरीके से वहां पर देखेंगे कि लड़कियों में जो टंग पर जो टेस्ट बड्स की संख्या होती है वो मेल से ज्यादा होती है। ये बात क्लियर। तो टंग से बेसिकली यही क्वेश्चंस बनते हैं। आपने टंग देख लिया। दूसरा क्या है, मतलब मैं यहां पर ध्यान में रखना, पीसीएस और आरओ को बेसिक करके ही उसको ही ध्यान में रखकर मैं बता रहा हूं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना। और दूसरा, अब हम बात करने वाले हैं साथियों सलाइवा के बारे में। तो जरा सलाइवा के बारे में आइए देखते हैं। ये सलाइवा निकलता कहां से होगा। जाहिर सी बात है, सलाइवा के पास होते हैं एंजाइम। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये एंजाइम का श्रावण कहां से होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड से होता है। यहां पर देखिए सलाइवा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो साथियों सबसे पहली चीज की डिमांड है भाई सलाइवा का पीएच वैल्यू बताइए। तो याद रख लो 6.8। अमाउंट बताइए पर डे का, तो 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर पर डे। अब ये ना हो कि काजू कतरी सामने आ जाए, अचार सामने आ जाए तो यार बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल की बात की जा रही है, ठीक है ना। पीएच, वहीं पर ब्लड का पीएच ध्यान में रखना। ब्लड का पीएच की अगर हम बात करें तो 7.4 है, ठीक है। अमाउंट 5 से 6 लीटर आप बोलते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि छोटे बच्चे में 5 से 6 लीटर थोड़ी ना होगा। इसलिए बोला जाता है ब्लड की मात्रा जो है शरीर में, रक्त की मात्रा होनी चाहिए 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। ब्लड 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। अब जो 5 से 6 लीटर आप बोलते हो वो 70 केजी व्यक्ति के लिए बोलते हो। अब उसका 7 to 8% निकालेंगे तो निकल के भी आ जाएगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। तो ब्लड मैंने बता दिया। यहां यूरिन की बात अगर किया जाए, भाई यूरिन का भी पीएच आपको पता होना चाहिए। वो यूरिन का पीएच 6 होता है, लेकिन ध्यान में रखना बाइल जूस जो कि एक तरीके से कहां से निकल रहा है, लीवर से, इसका जो पीएच मान होता है साथियों वो 7 to 8 के बीच में वेरी करता है। और वहीं पर पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि जो पैंक्रियाज है हमारे शरीर में, जो अग्न्याशय है, उससे जो जूस निकलता है पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, उसका पीएच मान 8.3 के आसपास होता है। इसीलिए तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस भोजन को क्षारीय बना देते हैं। ये बात समझ में। चलिए ये बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सलाइवा के बारे में बात करें। तो पीएच आपने देख लिया, अमाउंट आपने देख लिया। पूछा जाए सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम है, तो ध्यान में रखना सलाइवा में एंजाइम की अगर बात करें तो ध्यान में रखो, जैसे टाइलिन है, पी साइलेंट है, समझ गए। दूसरा है साथियों लाइसोजाइम, ठीक। और तीसरा है साथियों, पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम और तीसरा है म्यूसिन। ये टाइलिन करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है, अरे शर्करा का नाम सुना होगा, स्टार्च जिसे कहते हैं। तो साथियों टाइलिन क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इवन ये हम कह सकते हैं स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये बात समझ गए, टाइलिन। यानी कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मुख में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन पार्सली, आंशिक रूप से, पूरा नहीं। समझ गए।
दूसरा लाइसोजाइम। साथियों ये जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है, यानी कि वायरस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। समझ गए? ये लाइसोजाइम केवल और केवल यही नहीं मौजूद होता, कहां, ये लाइसोजाइम केवल हमारे सलाइवा में नहीं है, जबकि टीयर में भी है और स्वेट में भी है, पसीने में भी है और आंसू में भी है। ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है, मतलब माउथ में कहीं इंफेक्शन ना हो। म्यूसिन क्या काम करता है? म्यूसिन साथियों लुब्रिकेशन करता है ताकि हम आसानी से भोजन को इंगल्फ कर सकें, यानी कि खा सकें। नहीं तो भोजन सरकेगा ही नहीं। पता लगा ईसोफेगस में है, ग्रास नली में है और भोजन नीचे सरक ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आया? तो म्यूसिन का काम ये है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल। टाइलिन ही मेन है जो कि क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, तो उसमें स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये आपने देखिए। अब स्लेवरी ग्लैंड, भाई जाहिर सी बात है ये एंजाइम निकलते कहां से हैं? जाहिर सी बात है आपने सुना होगा, जो ग्रंथियां होती हैं ये कोशिकाओं के समूह हैं। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिक्रीटरी इन नेचर, जो कि कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं। अगर हार्मोन निकलता है तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मैंने क्या बोला? ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह हैं, ध्यान में रखना, जो कि सिक्रीटरी इन नेचर की होती हैं, यानी कि स्रावित करने वाली होती हैं। और अगर हार्मोन निकल रहा है तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। एंजाइम निकल रहा है या जूस निकल रहा है तो उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और दोनों निकल रहा है तो उसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब आपका ये एंजाइम है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि लार ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। यह बात समझ में आया? अब बहिस्रावी ग्रंथियों में यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखिए, इस व्यक्ति में यहां एक ग्लैंड लगी हुई है, पैरोटिड। इस जबड़े के नीचे लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। यहां टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड, और ये सारी स्लेवरी ग्लैंड्स ही हैं। इसे साथियों हिंदी में कहते हैं कर्णमूल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? कर्णमूल। कान के नीचे है भाई साहब, ठीक है। ये जबड़े के नीचे है सब मैंडिबुलर, निचला जबड़ा होता है, मजबूत जबड़ा, इसे जबड़ा मूल भी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसको टंग के नीचे है तो यानी कि सबलिंगुअल, यानी कि जिह्वा मूल कह सकते हो। तो इस प्रकार आप देख रहे हो 3 प्रकार की ग्लैंड्स हैं। ये ध्यान में रखना, पैरोटिड ग्लैंड साथियों, कर्णमूल जो ग्रंथि होती है, इसमें अगर वायरस का इंफेक्शन हो जाए, वायरल इंफेक्शन हो जाए, तो ये पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, जिसका नाम आप जानते हैं, इसको बोलते हैं मम्स। इसे बोलते हैं गलसुआ। गलसुआ जब भी होगा, ध्यान में रखना, इस गाल के साथ साथ ये भी होगा, क्योंकि ये वायरल है। एक ही गाल फूला हो तो कुछ और भी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें पता लगा किसी ने थप्पड़ ही मार दिया तो गलसुआ हुआ है, वो नहीं है। मम्स का मतलब है कि दोनों गाल में ही होना, क्योंकि वायरल है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक तरीके से को कभी कुछ पूछ लिया जाए मम्स डिजीज किससे संबंधित है, मम्स रोग, गलसुआ बीमारी किससे संबंधित है, देन आप क्या बोलोगे? पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि कर्णमूल ग्रंथि बोलोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार आपने माउथ में डाइजेशन कवर कर लिया है। ग्लैंड्स आपने देख ली, स्लेवरी ग्लैंड, सलाइवा कैसे निकल रहा है, दांत के बारे में अध्ययन कर लिया आपने, है ना। दूसरा, आपने जिह्वा के बारे में, टंग के बारे में सीख लिया। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छी से आई होंगी। मेरा उद्देश्य यहां यह था कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ में जो डाइजेशन है वो कंप्लीटली समझाना, ठीक है। अब इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह ये आपको ऐप पर सारी चीजें, सारी क्लासें वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद की सारे लेक्चर्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू क्लास।